इस मूवी का नाम है एलिवेशन, जो रिलीज हुई थी 2024। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था हंटर। हंटर अकेले ही एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है और दूर इलाके में कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे हंटर काफ़ी डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि कोई तेजी से इसकी तरफ भाग रहा है और यहाँ पर हम एक क्रिएचर देखते हैं। हंटर अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से इस वाइट लाइन के अंदर आ जाता है। ये वाइट लाइन इनकी सेफ्टी थी, जिसके अंदर आते ही क्रिएचर्स हंटर से दूर हो जाता है और इस तरह हंटर बच जाता है। इस लाइन को इसलिए बनाया गया था ताकि पता चल सके कि ये 8000 फीट की ऊंचाई लग चुकी है और क्रिएचर 8 फीट की ऊंचाई पर आ नहीं सकते। इसके बाद हम 8660 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लॉस्ट गेस्ट रिफ्यूज एरिया को देखते हैं, जहां 100 लोग रहते हैं और इन सब में एक फैमिली हंटर की भी थी, जिसमें सिर्फ उसका एक फादर था जिसका नाम था विल। विल हंटर को उसकी गलती पर समझाते हुए उसे कहता है कि 8000 फीट वाली वो लाइन तुम्हें क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी हंटर के लंग्स में प्रॉब्लम थी, इसीलिए विल उसका काफी फिक्रमंद था। फिर हंटर विल से कहता है कि मैं बस ये देखने गया था यहाँ आसपास कोई रहता है या नहीं। ये सब सुनकर विल उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लंग्स में प्रॉब्लम होने में तुम्हारी जान भी जा सकती है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसके बाद हम विल को एक लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम था केटी। केटी विल के वाइफ की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। विल केटी को बताता है कि आज हंटर लाइफ लाइन क्रॉस करके अल्फा फायर रोड देखने के लिए गया था। यहीं पर आखिरी बार हंटर ने अपनी माँ को भी देखा था। हंटर को उसकी सेफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्ट एरिया पर ही रखना चाहता था, लेकिन केटी उसे समझाती है कि ये जगह उसके लिए एक जेल जैसी है। वो इस पूरे इलाके में एक लौता बचा है। इस पर विल कहता है कि हम अटैक के 3 साल बाद भी आज जिंदा हैं। हंटर को भी जिंदा रहने के लिए रूल्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम था नीना। ये एक बुलेट निकाल कर एक शील्ड पर लगातार फायरिंग करती रहती है, लेकिन इस शील्ड पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि ये शीट असल में उन क्रिएचर्स की स्किन थी जो काफी मजबूत थी। इसी रात हंटर की तबीयत खराब हो जाती है और उसे ब्रीदिंग खराब होने की वजह से सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सही टाइम पर विल हंटर को संभाल लेता है और फिल्टर को जल्दी से चेंज करता है। विल इन इंसिडेंट से काफी परेशान हो जाता है और मैप में बोल्डर जगह को देखने लगता है और यहाँ जाने का फैसला करता है, क्योंकि हंटर के सभी फिल्टर्स खराब हो चुके थे और सिर्फ आखिरी ही हंटर यूज कर रहा था। इसीलिए बोल्डर के हॉस्पिटल से उन फिल्टर को लाना बहुत जरूरी था और हंटर विल को वहां जाने से मना करता है, क्योंकि इसी तरह उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। पर विल इसे वापस आने का प्रॉमिस करता है। इसी सिलसिले में विल लीना से बात करने जाता है, लेकिन लीना कहती है कि मैं ये सभी रास्ते अच्छी तरह जानती हूँ। कोई भी ऐसा रूट नहीं है जो तुम्हें 8000 फीट से बर वक्त ऊंचा रखे, और जैसे ही तुम 8000 फीट से नीचे गए और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, वो क्रिएचर्स तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम्हारा उन्हें मारना नामुमकिन है। इसीलिए बोल्डर जाने में काफी खतरा है, क्योंकि ये 2 दिन जितना लंबा सफर है। लेकिन विल लीना को राजी करने के लिए उसे समझाता है कि तुम भी उस क्रिएचर से बचकर निकली और काफी वक्त से तुम उनके बारे में रिसर्च भी कर रही हो। वैसे भी बोल्डर में तुम्हारी एक लैब है, हो सकता है तुम्हें वहाँ पे कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे तुम उन क्रिएचर्स को मार सको। विल की बात सुनकर लीना भी राजी हो जाती है। विल की वाइफ जब मरी थी तो उस समय नीना भी उसके साथ थी। विल लीना को कोलंबिया के रास्ते से चलने के लिए कहता है। ये रास्ता पहाड़ों के बीच से होता है। फिर लीना विल से कहती है कि वो माइस के तरह का जाल है, अगर हम वहाँ से बोल्डर गए तो जिंदा बच पाना काफी मुश्किल होगा। इस पर विल कहता है कि नहीं, मैंने उन माइंस पे काम किया है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन तब भी लीना को ये रास्ता सही नहीं लगता, क्योंकि अगर ये किसी तरह बोल्डर हॉस्पिटल तक पहुँच भी गए तो बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये हॉस्पिटल 8000 फीट से नीचे था। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए विल हर रिस्क उठाने के लिए रेडी था और बोल्डर जाने की कसम खा लेता है। जब विल की फ्रेंड केटी को विल के प्लान का पता चलता है तो वो भी इसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। हालांकि विल उसे काफी मना करता है, पर ये विल की बात नहीं मानती, क्योंकि केटी जानती थी कि इन्हें एक न एक दिन क्रिएचर्स का सामना करना ही होगा, तो क्यों ना अभी कर लिया जाए। रास्ते में नीना केटी से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम इन क्रिएचर्स को कैसे हराओगी, उन पर बुलेट्स काम नहीं करती है, अब तो हम वहाँ पर पहुंचकर मरने वाले हैं। ये सुनकर केटी समझ जाती है कि लीना भी हमारे साथ जाने वाली है।
इसके बाद विल, नीना और केटी इसके एरिया की मदद से क्रिएचर्स के सबसे खतरनाक इलाकों को पार करने का फैसला करते हैं। अब ये तीनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और लीना अपने ट्रैकर के बारे में बताते हुए कहती है कि ये इनके इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि जो क्रिएचर्स हैं जिनका नाम रिपर्स है, ये बहुत हाई इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो कि बाकी जानवरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसके बाद ये लोग अल्फा फायर रोड तक पहुंच जाते हैं, जहां से 8000 फीट के नीचे का रास्ता शुरू होने वाला था। नीचे बढ़ते ही इन्हें घोड़ों का झुंड दिखाई देता है। ये देखकर तीनों समझ जाते हैं कि क्रिएचर से सिर्फ इंसानों को ही खतरा है। इसके बाद ये तीनों एस्की एरिया जाते हैं, जिसकी ऊंचाई थी 7620 फीट। यहाँ विल कहता है कि जो ऊंची वाली चोटी है वो 8000 फीट की ऊंचाई पर है और हम ही ये रास्ता स्की के जरिए जल्दी पूरा कर सकते हैं। लेकिन तभी लीना को ट्रैकर से पता चलता है कि एक रीपर इनकी तरफ आ रहा है और जंगल में इन्हें रीपर दिखाई भी देता है। इसीलिए ये लोग लाइफलाइन की तरफ जाने लगते हैं। केटी रीपर पर कई अटैक करती है, पर कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखकर ये तीनों जल्दी से स्की से लाइफलाइन की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीपर स्की को नुकसान पहुंचाता है। पर इनकी किस्मत अच्छी है कि ये तीनों फिर भी 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पर रीपर अभी भी इसी लाइन के सामने मौजूद होते हैं। आज रात ये तीनों रिसोर्ट में रुकने का फैसला करते हैं। फिर लीना लोगों को बताती है कि 3 साल रिसर्च करने के बाद मुझे ये तो कंफर्म है कि अब प्रेडेटर्स नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर्स दूसरों की जान अपना पेट भरने के लिए ले लेते हैं, लेकिन ये रिपर सिर्फ मारते हैं, खाते नहीं। इसीलिए इन्होंने बाहर निकलते ही 95% आबादी को खत्म कर दिया, लेकिन खाया नहीं। कोई तो ऐसी चीज है जो उन्हें पावर देती है। जब विल अकेला बैठा होता है तो वो अपने पास्ट को याद करने लगता है, जिसमें विल लीना को अपने वाइफ के साथ देखता है और बोल्डर में जाने से मना करता है, क्योंकि विल का मानना था कि लीना दुनिया के पहले रीपर को मारकर फेमस होना चाहती है। लेकिन तारा दुनिया को बचाने के लिए ये कदम उठाती है और नीना के साथ लैब चली जाती है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट पर आता है, जहां ये तीनों 8000 फीट पर बनी कालवे माइन पर पहुंच जाते हैं। विल ने बताता है कि हमें इन सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 पर जाना होगा। वहीं पर हम 8020 फीट की दूसरी साइड पर पहुंच पाएंगे और फिर वहां से 19 किलोमीटर दूर बोल्डर आ जाएगा। ये सब सुनने के बाद लीना विल से पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि लाइंस 8000 फीट से कम नहीं है, क्योंकि माइंस की टर्नर सीधी नहीं होती और ना ही एक हाइट पर बनी होती है। इसीलिए ये कह पाना मुश्किल है कि हम सेफ लाइन से नीचे नहीं जाएंगे। विल अपना प्लान बताता है, लेकिन नीना की बात सही होती है। नीना कहती है कि वो जमीन के नीचे से आए हैं, इसीलिए वो किसी भी अंडरलाइन एरिया में हो सकते हैं जहां रीपर इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। रीपर इंसानों को अंधेरे में देख भी सकते हैं, लेकिन इस चैनल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए ये लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग टर्नल के अंदर जाते हैं तो टर्नल कुछ दूरी में बंद होती है। ये देखकर विल लेवल 7 से जाने का फैसला करता है, लेकिन ये करीब 914 मीटर थी। लीना कहती है कि हमारी इस रास्ते में जान जा सकती है, लेकिन विल इन लोगों को वापस भेजकर और खुद अकेले इस मिशन को पूरा करने का फैसला करता है। पर फिर लीना और केटी भी इसके साथ शामिल हो जाती है और अब तीनों लेवल 7 के रास्ते पर जाते हैं। वो उन सीढ़ियों की मदद से नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उन्हें एहसास होता है कि रीपर ने इन्हें देख लिया है। इसीलिए ये जल्दी से अपनी टॉर्च लाइट को बंद कर देते हैं और तभी इन तीनों को एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये तीनों जल्दी से माइन के हॉल में छुप जाते हैं और कार्बन ऑक्साइड को रोकने के लिए सांस लेना भी बंद कर देते हैं। लेकिन रीपर अपने पूंछ पर मौजूद सेंसर से इनकी ब्रीथ को सेंस करने की कोशिश करता है। यही केटी को एक हॉल से लाइट नजर आती है। ये तीनों फ्लेयर के धुएं से जल्दी से वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में दूसरा रीपर केटी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और फिर ये दोनों माइन से निकलकर आज रात एक टूटे हुए घर में बिताते हैं। डिनर के टाइम लीना विल से कहती है, लैब में खास केमिकल है, हमें उसकी जरूरत है। जो रीपर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और उनके बॉडी में किसी तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन अगर उस केमिकल की बुलेट पर लैब लगाकर रीपर पर अटैक किया जाए तो इससे 1 मिलियन वर्क का रिएक्शन होगा और उनकी वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन ये आइडिया विल को कुछ खास पसंद नहीं आता और अगले दिन दोनों बोल्डर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां विल को 5th फ्लोर पर वो फिल्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन तभी रीपर इन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर पर ब्लास्ट करके उनको दूर भगा देते हैं।
और जल्दी से नीना की लैब में पहुंचकर फिर नीना उस केस को बनाना शुरू कर देती है और फिर नीना विल को जाने के लिए कहती है और खुद रिसर्च पर लग जाती है। इधर विल के रास्ते में कार पंचर हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ एक रीपर नीना के पास आ जाता है और नीना बुलेट पर वो गैस लगाकर रीपर को शूट कर देती है और रीपर मारा जाता है।